हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इस चैनल पर पीजीटी साइकोलॉजी, यूजीसी नेट, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ जितने भी वैकेंसीज़ हैं पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड या असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड, उसकी भी आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पीजीटी साइकोलॉजी का। जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका स्मृति को हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का पार्ट। तो जैसा कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हम लोग स्मृति तक पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है लर्निंग यानी अधिगम, अर्थ, कारक, स्वरूप एवं सिद्धांत। यानी लर्निंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, कारक क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है लर्निंग को, उसका स्वरूप क्या है और कौन कौन से सिद्धांत हैं या कह सकते हैं कौन कौन से पैराडाइम्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस में देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं स्मृति के मूल प्रक्रम, स्मृति का मापन और विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक। लास्ट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक जो है पढ़ लिया है स्मृति के प्रकार तक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, वो है आपका देखिए अधिगम सीखना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी आयु एवं परिपक्वता, अनुबंधन, प्राचीन एवं नैमित्तिक प्रयत्न वाले कारक। तो ये अधिगम यानी लर्निंग से रिलेटेड है। लर्निंग के जो पैराडाइम्स हैं आप लोगों ने सुना होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और एक जो मुख्य पैराडाइम है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। बेसिकली लर्निंग में हम लोग 3 पैराडाइम्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत से पैराडाइम्स हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि लर्निंग है क्या। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर हम लर्निंग की बात करें तो देखिए क्या है, अधिगम का स्वरूप कैसा है, पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मनुष्य के व्यवहारों में अधिगम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह व्यक्ति के अनुभव के फलस्वरूप होने वाले व्यापक परिवर्तनों की श्रृंखला को द्योतित करता है। अगर मैं साधारण सी भाषा में कहूँ तो अधिगम क्या है, अधिगम अगर मनोविज्ञान की भाषा में मैं ये कहूँ तो व्यवहार में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, व्यवहार में परिवर्तन को ही हम कहते हैं सीखना। व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। व्यवहार में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सीखना, बहुत सा व्यवहार ऐसा होता है या मनुष्य का बहुत सा व्यवहार परिवर्तन ऐसा होता है जिसमें सीखने की भूमिका नहीं होती है। वह स्वाभाविक थकान की वजह से, दवा खाने से, बीमारी से या परिपक्वता की वजह से होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो उसे मनोवैज्ञानिकों ने सीखना नहीं कहा है। उसे मनोवैज्ञानिकों ने क्या नहीं कहा है, सीखना नहीं कहा है। केवल उन्हीं व्यवहारों को मनोवैज्ञानिकों ने सीखना कहा है जिसकी वजह से जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसमें कोई ऐसे कारक ना सम्मिलित हों जैसे दवा से, बीमारी से या परिपक्वता से। अब आगे देखिए क्या है। तो अधिगम को हम अनुभवों के कारण व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, ये जो शब्द है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यवहार में जो, यानी हम अधिगम उसी को कहेंगे जो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। यानी कि जो भी परिवर्तन होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो कैसा होता है, टेम्परेरी बेस्ड पर होता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, टाइपिंग सीखने जा रहा है, ठीक है। टाइपिंग सीखने का मान लीजिए उसका 3 महीने का कोर्स है, धीरे धीरे हो गया। फर्स्ट मंथ में कुछ सीखा, फिर सेकंड मंथ में थोड़ा और उसमें एक्सपर्टाइज हो गया और थर्ड मंथ में वो परफेक्ट हो गया। यानी कि पहले उसे टाइपिंग नहीं आती थी और अब वह टाइपिंग में दक्ष हो गया है। तो उसके व्यवहार में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। अब मान लीजिए, अब कोई भी काम जब तक प्रैक्टिस में रहे तभी तक आप उसमें दक्ष रहते हैं। अब मान लीजिए उस बालक ने जो है 3 महीने टाइपिंग सीखने के बाद आगे चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने या फिर कह लीजिए साल भर कोई भी टाइपिंग पर ट्रेनिंग नहीं की या फिर उसको अपने व्यवहार में सम्मिलित नहीं किया। तो अब वो क्या होगा, लगभग मान लीजिए साल भर होने के बाद 13वें महीने में या अगले साल तक वो उस टाइपिंग को वापस भूल चुका होगा।
तो इस परिभाषा का मतलब यहाँ पर यही है कि व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं तब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन बना रहेगा और वो चीज़, वो क्वालिटी आपके गुणों में शामिल रहेगी। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे आप उन चीज़ों को भूलने लगेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। ध्यातव्य है कि व्यवहार में हुए कुछ परिवर्तन दवाओं के उपयोग अथवा थकान के कारण भी घटित होते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन कैसे होते हैं? ये परिवर्तन होते हैं अस्थायी। तो इनको क्या है, अधिगम नहीं माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इनको अधिगम जो है नहीं माना जाता है। किनको अधिगम माना जाता है? उन परिवर्तनों को ही अधिगम माना जाता है जो अभ्यास और अनुभव के कारण होते हैं और जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अब इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया अपेक्षाकृत स्थायी का क्या मतलब है, अब आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए क्या है, अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की विशेषताएं क्या है? अधिगम की प्रक्रिया की कुछ अपनी खास विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, देखिए, अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। ये पहली विशेषता है। अधिगम की जो पहली विशेषता है वो ये है, अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। यानी हम एक घटना को बहुत बार एक निश्चित क्रम में घटित होते हुए अनुभव करते हैं तो हम जान जाते हैं कि अमुक घटना के तुरंत बाद ही जो है अमुक घटना के तुरंत बाद ही जो है निश्चित घटनाएं होंगी। ठीक है, अमुक घटना के तुरंत बाद ही जो है निश्चित घटनाएं होंगी। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हुए चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या है, छात्रावास में सूर्यास्त के बाद घंटी बजने से छात्र समझ जाते हैं कि अब भोजनालय में रात का खाना तैयार हो गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हॉस्टलर हैं तो शाम को एक घंटी बजती होगी या कोई अलार्म बजता होगा जिसके बजने के बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ खाना तैयार हो चुका है, अब हमें मेस की ओर जाना चाहिए। ठीक है, यानी किसी चीज़ को एक विशेष तरीके से करने के बाद बार बार प्राप्त संतुष्टि का अनुभव हमें उसको उसी प्रकार करने की आदत डाल देता है। अब मान लीजिए पहली बार आप हॉस्टल में रहने गए थे तो आपके वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ की रूटीन्स नहीं पता थे, लेकिन जब आप मेस में रोज़ गए और एक पर्टिकुलर टाइम पर मान लीजिए 7 बजे एक अलार्म बजा और आप पहले दिन आपने देखा कि खाना मिलने से पहले अलार्म बज रहा है। ठीक है, यानी कि खाना बनने का जो सूचक है वो अलार्म देता है। और पहले दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन ऐसा हुआ और हफ्ते भर ऐसा हुआ, रोज़ रोज़ आपके साथ ये चीज़ घटित हुई। अब आपकी कंडीशनिंग हो जाएगी, यानी आप उस चीज़ को किससे संबंध कर लेंगे, यानी घंटी बजने को, अलार्म के बजने का संबंध जो है आप भोजन से कर लेंगे। यानी कि अब रोज़ घंटी बजती होगी तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि मेस में खाना तैयार हो चुका है। इसी को बोलते हैं हम क्या, कंडीशनिंग, और इसी को बोलते हैं जो है लर्निंग। ठीक है, अधिगम। अब देखिए क्या है, कभी कभी केवल एक बार किया गया अनुभव भी अधिगम के लिए पर्याप्त होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी केवल एक बार किया गया अनुभव ही अधिगम के लिए पर्याप्त होता है। जैसे मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ एक ही बार अनुभव करने के बाद आप उस चीज़ को सीख चुके होते हैं। जैसे दिया सलाई जलाते समय अगर तीली रगड़ते ही किसी बच्चे की अंगुली जल जाती है तो ऐसे एक ही बार के अनुभव से वह भविष्य में दिया सलाई या माचिस का उपयोग करते समय सावधान होना सीख लेता है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, किसी गर्म बर्तन को पहली बार छू लेता है तो वह यह समझ जाएगा कि गर्म बर्तन नहीं छूना चाहिए क्योंकि उससे हाथ जल जाता है। यानी वह एक बार में इस चीज़ को सीख गया। ठीक है, या फिर माचिस की तीली जलाते समय उसने अपना हाथ जला लिया तो उसे ये पता चल गया कि माचिस की तीली जलाते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। इनको व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों से अलग पहचानना चाहिए जो न तो स्थायी होते हैं और ना ही सीखे गए होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि व्यवहार में अगर परिवर्तन थकान की वजह से, किसी दवा खाने की वजह से या किसी आदत आदि के कारण भी बहुधा व्यवहार में परिवर्तन होते हैं तो मनोविज्ञान में उसे क्या कहेंगे, सीखना नहीं कहेंगे। ठीक है,
अब आगे देखिए क्या है। मान लीजिए जैसे एक उदाहरण देते हैं, आप मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तक कुछ समय से पढ़ रहे हैं या मोटर कार चलाना सीख रहे हैं, तो एक समय आता है जब आप थकान महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप पढ़ना या कार चलाना छोड़ देते हैं। व्यवहार में यह अस्थायी परिवर्तन थकान के कारण उत्पन्न हुआ है, इसे अधिगम नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या है। यस जी, अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। अधिगम की खासियत क्या है? अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। यदि हम एक विशिष्ट अधिगम प्रयोग का वर्णन करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मनोवैज्ञानिकों की रुचि इस बात के समझने में है कि शब्दों की एक सूची, ठीक है, कि शब्दों की एक सूची सीखी जाती है तो वो निम्नलिखित अनुक्रमों का पालन करेंगे। जैसे पूर्व परीक्षण करना कि कोई व्यक्ति अधिगम के पहले कितना जानता है, यानी किसी भी चीज़ को सीखने या सिखाने से पहले ये जानना कि उसका प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान कितना है उस चीज़ के बारे में। दूसरा है निर्धारित समय में स्मरण करने के लिए शब्दों की एक सूची प्रस्तुत करना। और तीसरा है इस समय के दौरान नूतन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा शब्दों की सूची का प्रक्रमण करना। चौथा है प्रक्रमण के पूर्ण होने के उपरांत नूतन ज्ञान अर्जित होना। तथा पांचवा है कुछ समय व्यतीत हो जाने के उपरांत व्यक्ति के द्वारा प्रक्रमित सूची का पुनः स्मरण करना। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रम है सीखने का। ठीक है, यानी एक व्यक्ति पूर्व परीक्षण के समय जितने शब्द जानता था उसकी अपेक्षा अब जितने जानता है, दोनों में तुलना करके कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि अधिगम हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ठीक है। अब अधिगम की कुछ परिभाषाएं हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्या है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं, इसको जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी एज इट इज़ परिभाषाएं ही पूछ लेता है पेपर में। तो सबसे पहली जो परिभाषा है ये देखिए किसके अनुसार है, सॉर्टेन। ठीक है, पहली परिभाषा जो है सॉर्टेन, नॉर्थ स्ट्रेंज तथा चैपमैन के अनुसार क्या है अधिगम की। देखिए सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है। जो दूसरी परिभाषा है वो मॉर्गन, किंग, विश तथा स्कॉपलर की है। इनके अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। और तीसरा जो परिभाषा मैंने ऐड कर रखा है वो देखिए क्या है, वो है हर्गेन हॉर्न ने जो किम्बल द्वारा दी गई परिभाषा में संशोधन करके सीखने की परिभाषा दी हैं। ये क्या कहते हैं, सीखना व्यवहार या व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। देखिए इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सीखना व्यवहार या व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभूति के कारण होता है और जिसे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं, जैसे वे अवस्थाएं जो बीमारी, थकान या औषधि लेने आदि से उत्पन्न होती हैं, के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता है। तो ये था अधिगम, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना कि अधिगम क्या है। अब अधिगम के अलावा मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए सीखने की में अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है। तो सीखने में अभिप्रेरणा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो अधिगम है या जो लर्निंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोटिवेशन के, यानी किसी भी इंसान को जितना ज़्यादा आप मोटिवेट करेंगे वो सीखने के लिए उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रेरित होगा। अब देखिए कुछ सीखने की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ लर्निंग है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेथड्स, लर्निंग मेथड्स, तो इसको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, लेकिन केवल आप जान लीजिए क्योंकि पीजीटी साइकोलॉजी का कुछ जो एग्ज़ाम है जब भी होगा तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जो सीखने की विधियां हैं उसमें सबसे पहली विधि जो है अविराम तथा विराम विधि, मतलब कुल 6 विधियां हैं। तो इसको कंपैरेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। पहली विधि है अविराम तथा विराम विधि, यानी कि मार्च्ड मेथड एंड स्पेस्ड मेथड। दूसरा है जो आपका महत्वपूर्ण विधि पूर्ण विधि व अंश विधि, पूर्ण विधि व अंश विधि, यानी होल मेथड
और पार्ट मेथड। हम क्या कहेंगे इसको, होल मेथड और पार्ट मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, थर्ड जो है आपका वो है आपका साभिप्राय सीखना, साभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना। साभिप्राय सीखना को हम लोग इंटेंशनल लर्निंग भी बोलते हैं और प्रासंगिक सीखना को हम लोग इंसिडेंटल लर्निंग भी बोलते हैं। तो ये जो सीखने की विधियां थी उसको मैंने डिस्कस किया है। आज के लिए केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जो लर्निंग के पैराडाइम्स हैं, प्रतिमान है, प्रकार हैं। जैसे शुरुआत में ही मैंने बात की क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, यानी नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। और तीसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो लर्निंग से रिलेटेड मनोवैज्ञानिकों ने जो जो भी सिद्धांत दिए हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आज मैंने बहुत दिनों बाद अपलोड की है, दरअसल टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑपरेंट सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।